नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जल्दी से आ जाइए, सभी ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी क्लास शुरू करेंगे। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान के बारे में है। जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं इस टॉपिक को तो इस तरह से पढ़ते हैं कि बस कि जैसे पेपर आउट हो गया हो इस टॉपिक से। तो बिल्कुल उसी टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आंदोलन के बाद जो शुरू हुआ है अपना टॉपिक, इससे पहले की अगर बात करें दोस्तों, अपन इससे पहले एक क्लास लगी थी इसकी जनजाति आंदोलन की बात कर रहे थे। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको गुड मॉर्निंग। अगर इससे पहले की क्लास से बात करें दोस्तों अपन, तो इससे पहले की अपनी क्लास लगी थी जनजाति आंदोलन से अपन ने बात करी है। जनजाति आंदोलन उसको पढ़ा है अपन ने। और जनजाति आंदोलन के बाद जो शुरू हुआ है टॉपिक वो है राजस्थान का एकीकरण। यानी कि राजस्थान को एक बनाए रखने के लिए, एकीकरण बनाए रखने के लिए, एकीकरण का देखो अर्थ ये निकल रहा है। सिंपल सी बात, सीधा सा बोलूंगा, एक ही शब्द में बोलूंगा, यानी कि राजस्थान की रियासतें थी वो अलग ना हो जाए। कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखनी चाहती थी, कोई बाहर जाना चाहती थी, कोई यहाँ पर रहना चाहती थी। तो ये सारी अव्यवस्थाएं हो रही थी, उसको एक करने के लिए एक एकीकरण का गठन किया गया था। और इसमें सर्वत्र जो योगदान निभाया था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कि आगे चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में, मैं पूरा बताऊंगा आपको, क्लियर लेके चलेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। आज की क्लास में अपन, मैं आपको वो 7 जो चरण थे वो नहीं बताऊंगा। 7 चरण की अपन कल बात करेंगे। आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे दोस्तों वो रहेगा अपना राजस्थान के एकीकरण का बिठाने का जो जाल है वो पूरा किस तरह से बड़ा छोटा क्या डाला गया, क्या विचार आए थे, बीच बीच में कौन आ गए थे, इनकी अपन चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान को एक करने के लिए जो चरण बनाए गए थे, जो करण बनाए गए थे, वही बस राजस्थान के एकीकरण है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हुआ ये कि आपको पता होगा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 4 जून 1947 को जो माउंटबेटन है उसने घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? कि हम, हमारी जो सत्ता है, हम जो सत्ता संभाल रहे हैं वो हम आपके जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनको, यहाँ के अधिकारियों को, जो हमारे अधिकार थे वो हम आपको सत्ता सौंपेंगे और हमारे अधिकार आपके अधिकार हो जाएंगे और आप ही आज से यहाँ पर पूरा जो स्वतंत्र हो जाएगा। यानी कि पूरा मैटर आपको कौन संभालेगा? आप संभालोगे। ठीक है, यानी कि जो पूरा मैटर है वो, ना कि वो जो पूरे अधिकार थे वो सौंप रहे थे अपने भारतीय लोगों को। और एक तरह से ये जो 4 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो ये घोषणा की गई थी, जो ये घोषणा की गई थी वो पूरी हो जाती। अब 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो जाता है। और आपको पता होगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। यानी कि एक अलग देश की मांग कर ली थी पाकिस्तान ने, जो मुस्लिम देश थे, कि जो बाद में वो सब आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये सारी चीजें। तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, छोटी सी बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की अपन बात करेंगे। ठीक है तो सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे, बस अपन जल्दी से जल्दी क्लास में शुरू कर दे। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल समझेंगे एक और चीज को। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। इसके बाद अब देसी रियासतें जो थी, देश आजाद होने के बाद हर एक स्टेट है, हर एक राज्य है, हर एक रियासतें हैं। कितनी रियासतें थी? 562, 562। कितनी रियासतें थी पूरे भारत में? 562 रियासतें थी। तो ये अब क्या हो गई, एक ये स्वतंत्र हो गए एक तरह से। अब इनको क्या लगा था कि यार हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए थे। इनके पास क्या है कि अब चांस थे कि हम क्या करें। चांस ये थे इनके पास कि या तो ये भारत में ही बने रहे, ये भारत में ही विलय बना रहे इनका, या फिर एक चांस ये था इनके पास ये पाकिस्तान में चले जाए, और एक ये था इनके पास कि ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। यानी कि खुद एक अपने स्टेट को खुद की तरह से चलाए, अपने नियम कायदे लागू करके, अपनी धाराएं लागू करके खुद एक स्टेट बनाए, या खुद एक देश की तरह स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। इस तरह की विचार इनके पास, 3 कंडीशन इनके पास आ गई। कौन कौन सी? या तो ये भारत में विलय हो जाए, या फिर ये पाकिस्तान में विलय हो जाए, और या फिर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहे। ये कौन कौन सी रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने चाहती थी? कौन कौन सी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? और कौन कौन सी रियासतें थी जो अपने भारत के विभाजन में बनना चाहती थी? इसकी सारी बात करूंगा मैं आगे। अपन इंडिया की जो रियासत है वहां पर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है राजस्थान का। ठीक है, किसका चल रहा है? राजस्थान का। तो अपन इसी की बात करेंगे आप। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। राजस्थान में एकीकरण को समझाने के लिए इतना ही मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। बाकी मैं अब बात करता हूँ, स्टार्टिंग में पूरी बात करते अपन
देखो देसी रियासत है, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की। तो देसी रियासतों के सलाहकारी संस्था के रूप में, देसी रियासतों की, आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं मैं, देसी रियासतों की सलाहकारी संस्था के रूप में एक चैम्बर का गठन किया गया था, जिसका नाम था चैम्बर ऑफ, क्या नाम मैंने पहले भी बताया था, जिसको बाद में नरेंद्र मंडल भी बोला गया था। ये मैं बताऊंगा क्लियर कि नरेंद्र मंडल इसका नाम किसने रखा था, कब रखा था, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, देसी रियासतों की सलाहकारी संस्था के रूप में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया। कब किया था ये? 1921 में। कब किया था ये? 1921 में। अगर पूरी डेट अगर आप याद रखते हो तो ये है 8 फरवरी 1921। कब है? 8 फरवरी 1921। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया। नोट लगा के लिखना, अलवर महाराणा, अलवर, क्वेश्चन आता है ये, अलवर महाराणा या महाराव द्वारा इसका नाम, इसका नाम नरेंद्र मंडल रखा गया। नरेंद्र मंडल, पता होगा आपको सभी को, नरेंद्र मंडल ज्यादा याद रहता है। प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बहुत कम जानते होंगे, लेकिन आज से ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल एक ही बात है। तो ये अलवर महाराणा द्वारा इसका नाम रखा गया। महाराणा का नाम क्या था? मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लेना। महाराणा का नाम था जय सिंह, महाराणा जय सिंह। क्या नाम था? महाराणा जय सिंह द्वारा इसका नाम परिवर्तित नहीं किया था, एक और नाम रखा था, नरेंद्र मंडल रखा। अब इसके प्रथम चांसलर कौन थे? प्रथम चांसलर, ये भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? बीकानेर शासक, बीकानेर शासक गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन हुआ 8 फरवरी 1921 को, देसी रियासत की सलाहकारी संस्था के रूप में। क्वेश्चन यहां पर यह बनेगा, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन है? बीकानेर के महाराव गंगा सिंह। इसका नाम नरेंद्र मंडल किसने रखा? तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना, अलवर के महाराणा थे जय सिंह, इनके द्वारा नाम बदला गया और क्या रखा गया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम नरेंद्र मंडल रखा गया। ठीक है, यहां तक सभी चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। किसने उद्घाटन? यहां पर लिख देता हूं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस उद्घाटन, समझ जाना। ड्यूक ऑफ कनॉट, ये कौन थे? लॉर्ड पंचम के भाई थे ये, लॉर्ड पंचम। कौन थे? लॉर्ड पंचम के भाई थे ये। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किया था ड्यूक ऑफ कनॉट ने, लॉर्ड पंचम के भाई थे ये। और प्रथम चांसलर किसको बनाया गया था? बीकानेर शासक गंगा सिंह को। और इसका नाम नरेंद्र मंडल किसने रखा? महाराणा जय सिंह के द्वारा। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन कब हुआ था? 8 फरवरी 1921 को हो गया था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ भी नहीं होता, ये देसी रियासतों का मामला चलता रहता है, जो अपन ने बाद में 1857 में ये सारी चीजें आपको पढ़ लिया होगा। देसी रियासतें क्या थी, कैसी थी, कहां से आया, क्या इन्होंने क्या किया, ठिकाने कैसे बने, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब जब एकीकरण बनाया गया था तब कितने ठिकाने थे, कितनी रियासतें रह गई थी? क्योंकि प्रजामंडल के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो ये होती है बात कुछ एकीकरण के बारे में।
अपन एकीकरण को देखो इतना शॉर्टली भी नहीं पढ़ेंगे और इतना लेंथी भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नई नई जानकारी और इसके साथ नई नई जो चीजें नए क्वेश्चन बनकर आते हैं आजकल, वो सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं। ठीक है, अब इसके बाद वही सारी चीजें और लग जाती है जो मैंने आपको बताया था कि 6 जून 1947 में माउंट बेटन द्वारा जो अपने अधिकार जो किनको दे रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोगों को दे रहे थे, और देश आजाद होने की घोषणा हो जाती है 15 अगस्त 1947 को। एक पाकिस्तान विभाग की भी नई स्थापना हो जाती है, एक देश बन जाता है पाकिस्तान। और अब यहाँ के रियासती जो राजा थे वो एक स्वतंत्र हो जाते हैं, और राजा एक खुले हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी राय रख सकते थे। तो इनके पास एक चांस था, और वल्लभ भाई पटेल की मदद से जो एकीकरण बनाया गया था वो, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को लग रहा था कि यार ऐसे अगर ऐसे चलेगा मामला तो ये हो सकता है तो पूरा भारत की रियासतें बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो आप मैप देख रहे हो ना अभी, उसमें सर्वाधिक योगदान है अभी वल्लभ भाई पटेल का। अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हो सकता है आज भारत का मैप इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो पूरा योगदान है। अब बात आती है 5 जुलाई 1947 की। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना होती है। विभाग की स्थापना, कौन से विभाग की स्थापना? रियासती रियासती विभाग। इस विभाग की स्थापना इसलिए करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसकी स्थापना किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा इस रियासती विभाग की स्थापना करी थी 5 जुलाई 1947 को। क्यों की थी? ताकि ये जो एकीकरण का जो मसला है वो सोल्व हो सके, इसका हल निकल सके, एक तरह से एकीकरण पूरा सक्सेस हो सके, कामयाब हो सके, ये फेल ना हो जाए। इसलिए इस विभाग की स्थापना करी थी, जिसका नाम रखा गया था रियासती विभाग, और इसके तहत ही पूरा कार्यक्रम चलाया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राजाओं से मिलना, राजाओं से बात करना, एक उनको मनाना, उनके लिए क्या योजनाएं ला के रखना, ये सारी जितने भी ट्रेजडियां जो आप देख रहे हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलती है कि रियासत बनाने के लिए, इनको एक करने के लिए कितना मसला करना पड़ा था, कितने वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष करने पड़े थे, तब जाके ये मैप बना है अपना भारत का। इस तरह से आपको वो ज्यादा डीपली, अपन इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि अपने काम की चीज नहीं है वो। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एकीकरण की, 7 एकीकरण चरण थे उनकी बात करेंगे, और इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आएगी उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो विभाग की स्थापना करी रियासती विभाग की सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और इसके तहत ही कार्यक्रम चला गया था। ठीक है, अब यहां पर नोट लगाना आप, इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी। देखो, भारत में देसी रियासतों को, भारत में जो देसी रियासतें थी उनको क्या बोला गया? सैल्यूट स्टेट बोला गया। भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी, देसी रियासतों को सैल्यूट सैल्यूट स्टेट बोला गया। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, बोला गया। समझ में आया? जबकि ठिकानों को क्या बोला गया? जबकि ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट बोला गया। देखो, समझ में आया सभी को? अब देखो इसका मतलब क्या है, ये समझना। नोट, भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी, देसी रियासतें हर एक, जैसे भारत की बात करें, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितनी देसी रियासतें थी? 19 देसी रियासतें। तो देसी रियासतों को सैल्यूट स्टेट बोला गया, सभी को सैल्यूट स्टेट बोला गया, लेकिन वहां से पर्टिकुलर कितनी सैल्यूट स्टेटें जो रियासतें थी वो आएगी, ये बात अभी करेंगे आगे। जबकि ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट, देखो सैल्यूट का मतलब ये वाला सैल्यूट, यानी कि सलामी देना, ये आता है सैल्यूट में। किसमें आता है? सलामी देना। तो यहाँ की जो देसी रियासतें होगी, जो यहाँ के महाराजा महाराणा थे, उनको क्या दी जाएगी? सलामी दी जाएगी। जबकि ठिकानों के जरा जो जागीरदार रहते थे, जो ठिकानेदार रहते थे, इनको क्या नहीं दिया जाएगा? सैल्यूट नहीं दिया जाएगा, सलामी नहीं दी जाएगी। ये घोषणा की गई थी किसके द्वारा?
जब ये एकीकरण बन गया था। भारत में देसी रियासतों को तो क्या बोल गया, सभी देसी रियासतों को क्या, जैसे राजस्थान की 19 देसी रियासतें थी उनको क्या बोला गया, सैल्यूट स्टेट बोला गया। लेकिन उसमें पर्टिकुलर 2 सैल्यूट स्टेट ऐसी थी जिनको सलामी दी जाती थी, जबकि ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट बोला गया। ठीक है, सैल्यूट स्टेट की बात करें, राजस्थान की अपन बात करें, सैल्यूट स्टेट कौन कौन से सैल्यूट स्टेट हुए अपने राजस्थान के, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से थे सैल्यूट स्टेट, एक तो आएगा जयपुर, एक आएगा उदयपुर। जो जयपुर और उदयपुर के जो महाराजा महाराणा थे, इनको कितने तोपों की, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी ये बरकरार थी, 21 तोपों की सलामी बरकरार रहेगी, यानी कि ये इनसे छीनेंगे नहीं, जबकि ये स्टेट में थी। यानी कि मान लो यहाँ के महाराणा अगर जयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, अगर यहाँ पर इनको सलामी देनी है तो 21 तोपों की सलामी इनको दी जाएगी। जबकि अगर मान लो ये महाराणा जयपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, यहाँ के महाराणा बाहर है, तो इनको बाहर, स्टेट से बाहर, स्टेट से बाहर कितने तोपों की, 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक, सभी को समझ में आ रहा है? सभी वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। क्लास इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है क्लास में, आगे 2-3 दिन जो भी क्लास रहेगी मजा आएगा आपके क्लास में। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद एक मैं बात बता दूंगा मैं, उसके बाद आपको पहले यहाँ पर अभी पढ़ाई की बात चल रही है ओनली। तो देखो 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना करी थी, फिर से बता देता हूँ, एक विभाग की स्थापना करी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, जिसको रियासती विभाग बोला गया था। इस विभाग के तहत ही सारा कुछ कार्यक्रम चलाया गया था एकीकरण को बनाए रखने के लिए। तो इसमें विभाग के तहत ही ये घोषणा भी की थी कि भारत में देसी रियासतों को क्या बोला जाएगा, सैल्यूट स्टेट बोला जाएगा, और जो ठिकाने रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा, नॉन सैल्यूट स्टेट बोला जाएगा। वही सैल्यूट का मतलब मैंने आपको क्लियर करवा दिया क्या है। अगर भारत की, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में देसी रियासतों में जो सैल्यूट स्टेट जो पूरी जिसमें सारी शर्तें लागू हो रही थी वो थी जयपुर और उदयपुर, क्योंकि यहाँ के जो महाराजा महाराणा थे उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी अगर वो यहीं पर है प्रॉपर स्टेट में, और अगर यहाँ से बाहर है जैसे प्रॉपर जयपुर उदयपुर में नहीं है तो इनको कितने तोपों की सलामी दी जाएगी, 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहां तक सभी को समझ में आया? देखो आजकल एकीकरण में पहले क्या होता था कि जो चरण होते थे उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उद्घाटन करता यही पूछ ले करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से एग्जाम में एकीकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं इन चरण के अलावा, इसीलिए अब हो सकता है कि डीपली पढ़ाना भी पड़े, क्योंकि अब अलग से क्वेश्चन भी आने लग गए। इनके विरोध में, एकीकरण के विरोध में जितनी भी बाधाएं आई थी, जितने भी बनाने में विरोध हुए, जितने भी बाधाएं आई थी, उन बाधाओं से भी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको वहां भी पढ़ लेके चलूंगा और वहां पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये मैंने जितना भी बताया आपको सभी को समझ में आया। सैल्यूट स्टेट आप याद रखना, कौन कौन सी राजस्थान में सैल्यूट स्टेट थी, 2, जयपुर और उदयपुर, क्योंकि इनको 21 तोपों की सलामी थी, अधिकार था इनको 21 तोपों की सलामी का अधिकार। देखो क्या होता है कि आपको पता होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बहुत सारे जो महाराजा महाराणा थे उनके बहुत सारे सलामियां के अधिकार भी छीन ले गए थे। जैसा कि आपको पता होगा कोटा महाराणा के जो उनकी जो सलामी थी वो कम कर दी गई थी, 13 तोपों की सलामी कर दी गई थी, जबकि जो मदन सिंह थे कहाँ के, भरतपुर के शासक, उनकी सलामी बढ़ा दी गई थी। तो वो अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा था, किन शासक ने कैसे किया था। तो बहुत सारे राजा थे जिनके अधिकार छीन ले गए थे, उनके अधिकार बढ़ा दिए गए थे, बहुत सारी रियासतें ऐसी हुई है। तो 21 तोपों की सलामी और 19 तोपों की सलामी का अधिकार था इन दोनों स्टेट को, इसीलिए ये सैल्यूट स्टेट कहलाई। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? बिठा दू। चलिए, तो ये होता है क्लियर कुछ बात। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट अपन फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि एकीकरण क्या है, एकीकरण क्यों बनाया गया, किसके तहत कार्यक्रम चलाया गया, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? मजा आना चाहिए क्लास में, देखो बस, और कुछ भी नहीं होना चाहिए,
समझ में तभी आएगा जब मजा आएगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान में एकीकरण की अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, बात सुनना इसके बाद, कुछ रियासतों के मैं आपको नाम लिखाने वाला हूँ। कितने रियासतों के? कुछ रियासतों के, जिसमें कुछ आ जाएगी अभी, आप चिंता ना करें। तो उन रियासतों की अपन बात कर लेते हैं अभी इस टाइम, ठीक है। तो बात करते हैं धारा 8 के अनुसार। हो सकता है धारा 8 भी आपसे पूछ ले कि कौन से धारा के तहत ये नियम लागू किया गया था। धारा 8 के अनुसार वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी जिनकी आबादी कितनी हो? आबादी तो कितनी हो, इसकी बात कर लेते हैं। कितनी हो आबादी? 30 लाख, सॉरी 10 लाख। कितनी आबादी हो? 10 लाख। और वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़। यानी कि उनका जो वार्षिक राजस्व है वो कितना मिलना चाहिए उसको? 1 करोड़, उन रियासतों को। और वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख वहां की जनसंख्या होनी चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया कि देश आजाद होने के बाद उनके पास जो वहां के राजा थे देसी रियासतों के, वो अपने अधिकार उनको मिल गए थे, यानी कि एक तरह से वो स्वतंत्र हो गए थे। तो वो उनके पास चांस थे कि या तो पाकिस्तान में मिले या वो भारत में मिले, या फिर वो एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सके। तो अधिकतर रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, जिसमें हैदराबाद का नाम सुना होगा, जिसमें आपने जयपुर का नाम सुना होगा, जिसमें आपने बहुत सारी रियासतें थी ऐसी। आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि भारत की अनेकों रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी कि हम तो किसी में भी नहीं मिलेंगे, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक शर्त लगा दी धारा 8 के अनुसार कि वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहेगी या रख सकती है जिनकी आबादी या तो 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, और इसके साथ साथ 1 करोड़ इनका पूर्व वार्षिक राजस्व होना चाहिए। यानी कि जो वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, ठीक है। और 10 लाख, ये अभी की बात मत करो, आप बात करो 1947 की, ठीक है। 1947 की बात करो आपकी 1 करोड़ कितने होंगे और 10 लाख कितने होंगे। ये अभी का मैटर नहीं है कि अभी 1 करोड़। अभी तो पता नहीं, आप कहीं भी स्टेट में देख लोगे, पड़ोस के पास ही मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। तो पूरे आप रियासत की छोड़ो, पड़ोस के पास ही मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपए। उस टाइम के 1 करोड़ अभी के तो अपन बता भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे उस टाइम के 1 करोड़ भी पता नहीं है कि अभी की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो अपन वो बात नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा रकम थी 1 करोड़, और बहुत ज्यादा जनसंख्या रखती थी 10 लाख। ऐसी रियासतें, अगर राजस्थान की बात करें, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि अपना एकीकरण चल रहा है राजस्थान का, ठीक है। किसका चल रहा है? राजस्थान का। तो राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, रख सकती थी। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रियासतें थी राजस्थान की, कौन कौन सी रियासतें थी या नहीं थी इनमें से, निम्न में से, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती थी, ठीक है। उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो राजस्थान की जो ये नियम, जो ये शर्त लागू, यानी कि इनका पालन करने वाली सिर्फ 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी 4 रियासत? पहली बात करें, दूसरी बात करें, तीसरी बात करें, और चौथी नंबर की बात करें। पहली कौन सी थी? जयपुर, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? उदयपुर। तीसरी कौन सी थी? बीकानेर। और चौथे नंबर की कौन सी थी? मारवाड़, यानी कि जोधपुर। ठीक है, ये 4 रियासतें थी, जयपुर, उदयपुर,
बीकानेर और मारवाड़, यानी कि इनको अधिकार था स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए। लेकिन ये तो वल्लभ भाई पटेल ही थी जो इनकी मदद से या इनके इनकी मेहनत से इनका योगदान इतना अच्छा रहा है एकीकरण में कि आज ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और अपने राजस्थान में इनका विलय हो गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 4 रियासतों के नाम। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ लेगा कि कौन सी रियासत है, क्योंकि 4 रियासतें थी, एक छोड़ देगा, मारवाड़ छोड़ देगा, जोधपुर छोड़ दे, इसकी जगह कोई मान लो बूंदी रियासत डाल दे, कोई शाहपुरा रियासत डाल दे। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये बात होती है कुछ रियासतों के, क्योंकि एकीकरण पढ़ रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात कर रहे हैं कुछ की। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, ये कौन सी धारा के तहत रख सकती थी? धारा 8 के अनुसार। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसीलिए लिखे हुए हैं। पहले एग्जाम में नहीं आते थे तो पहले नहीं जोड़ते थे, एग्जाम में आने लगे तो इनको भी पढ़ाने लग गए। पढ़ाने का तरीका बदलता क्यों है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नया आ जाता है तो लोग क्या समझते हैं, पहली बार हमारी कोचिंग में उपलब्ध हो रहा है ये मैटर। इस तरह से चल रहा है मामला आजकल। तो आरपीएससी अलग क्वेश्चन निकाल देगी, भारत को भी राजस्थान में जोड़ देगी, तो बस कोचिंग वाले फिर धड़ाधड़ से आ जाएंगे बीच बीच में, पहली बार हमारे माध्यम से पढ़िए, इस तरह का मैटर। ये तो चलता रहता है, आप इन पे ध्यान मत दो। अपन तो पहले ही इतना मैटर पढ़ा देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि देगा इनमें से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो एकीकरण के समय जब देश आजाद हुआ था तो भारत में कितनी रियासतें थी, राजस्थान में कितनी रियासत थी? अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। ठीक है, स्वतंत्रता के समय, ठीक है, देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय रियासतें राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में। बात कर रहे हैं रियासतों की, रियासतें और ठिकाने। रियासतें और ठिकाने, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। क्वेश्चन आता है कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। ठीक है, समझ में आया? रियासतों की संख्या अगर पूछे एग्जाम में, कितनी रियासतें थी स्वतंत्रता के समय राजस्थान में? 19 रियासतें थी। ठिकाने कितने? 3। क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन, आपको पता होगा प्रजामंडल आंदोलन चला, उस टाइम भी कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और 19 रियासतें यानी कि 19 प्रजामंडलों का गठन किया गया था। मैं बता देता हूं आपको, लिखा देता हूं कितनी रियासत। ठीक है, पहली, पहले जो 4 लिखा है वो लिखा दो, जयपुर। दूसरी भरत, जयपुर के बाद जोधपुर। तीसरे नंबर की बात करें उदयपुर। चौथे नंबर की बात करें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। 5वें नंबर की बात करें वही 4, अलवर। 6ठे नंबर की भरतपुर। 7वें नंबर की करौली, धौलपुर आना चाहिए 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पे करौली। अब नीचे की बात कर लेते हैं अपन, हाड़ौती की बात कर लेते हैं। 9वें नंबर पर कोटा। 10वें नंबर पर बूंदी। 11 नंबर पे झालावाड़। 12 नंबर पे डूंगरपुर। 12 नंबर पे बांसवाड़ा। 13 नंबर पे डूंगरपुर। 14 नंबर पे प्रतापगढ़। डूंगरपुर, प्रतापगढ़। 15 नंबर पे शाहपुरा। ठीक है, 15 नंबर पे शाहपुरा। फिर इसके बाद
15 हो गई, 16, इसके बाद एक आ जाती है टोंक, 17 सिरोही, 18 जैसलमेर, और 19 की एक आ जाती है, कौन सी रह गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, सिरोही, जैसलमेर। कौन सी रह गई? किशनगढ़। 16 नंबर पे किशनगढ़, ठीक है। 19 नंबर पे आएगी किशनगढ़, अजमेर। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, ये कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। तो मैंने 19 रियासतों के आपके सामने क्या लिखा दिए? नाम लिखा दिए। यहीं पर कुछ और भी बात कर लेंगे अपन। बात करते हैं 3 ठिकानों की। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? इसको इधर लिख लो, 19 को इधर लिख लो, दिख रहा होगा सभी को। 19 किशनगढ़, सभी को दिख रहा है ना इधर किशनगढ़। बात करते हैं 3 ठिकानों की, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली आती है कुशलगढ़, जो कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। ये 3 ठिकाने, बाकी और ठिकाने खत्म कर दिए थे, ये 3 ठिकाने रखे थे स्वतंत्रता के समय। ठीक है, कुशलगढ़, लावा। लावा कहां पड़ता है? इसके बाद निमराना आता है, निमराना कहां पड़ता है? लावा टोंक में, और निमराना अलवर में। कुशलगढ़, लावा, निमराना अलवर, और लावा टोंक। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ? 19 रियासतों की बात कर रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये आपको ध्यान रखनी है। चारों रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। और जयपुर और उदयपुर, इनको 21 तोपों की सलामी का अधिकार था। यह भी आप ध्यान रखना, जयपुर और उदयपुर को 21 तोपों की सलामी का अधिकार था इनको। ये सैल्यूट स्टेट कहलाए, उदयपुर और जयपुर। ये चारों रियासतें क्या कहलाई? ये स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रियासतें कहलाई। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मत्स्य संघ कहलाए। ये तो आप आगे बात करेंगे। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हो गया हाड़ौती संघ हो गया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये मुस्लिम रियासत हो गई। सिरोही, जैसलमेर और किशनगढ़। ठीक है, इसकी बात करें और अपन। ठीक है, पहले ऐसा करो, आप इसको लिख लीजिए, फिर एक मिटाना पड़ेगा, थोड़ी सा इधर मिटा देंगे, फिर उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। इधर का मिटा देता हूं। ठीक है, अब ये 19 रियासतें सभी ने लिख ली। अब बात करते हैं 19 रियासतों के साथ। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, जिसमें से 19 रियासतों में से एक रियासत तो कैसी थी? मुस्लिम रियासत। कौन सी थी एक रियासत? वो टोंक। ठीक है, एक रियासत टोंक थी, जो कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। इसके बाद दो प्लस दो रियासतें जाट रियासत थी। कौन सी? जाट। दो रियासतें जाट थी, वो कौन सी थी? ए बी सी डी, यानी कि बी यानी भरतपुर, डी यानी कि धौलपुर। ये आप याद रख लेना, बी भरतपुर, डी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कितनी हुई? 2 + 1 3, माइनस कर दो, और इसके बाद कितनी बची? 16 रियासतें प्लस 16, ये कितनी होगी? राजपूत रियासतें होगी। कितनी होगी? राजपूत रियासतें 16, बाकी भरतपुर, धौलपुर, मुस्लिम यानी कि टोंक। तो इस रियासत के अलावा
देखो, रियासतों में से आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा टोंक। दो रियासतें ऐसी थी जो मुस्लिम रियासत भी नहीं थी, जाट रियासत भी, सॉरी, राजपूत रियासत भी नहीं थी, वो थी जाट रियासत, भरतपुर और धौलपुर। बाकी जो 16 रियासतें थी वो कौन सी थी? राजपूत रियासतें थी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि 19 रियासतों के नाम आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। नहीं तो वो ये पूछ लेगा कि 19 रियासत निम्न में से कौन सी रियासत थी जो देसी रियासत नहीं थी, निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था, निम्न में से कौन सी रियासत जाट रियासत नहीं थी, निम्न में से कौन सी रियासत मुस्लिम रियासत है, निम्न में से कौन सी रियासत राजपूत रियासत नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना ही होगा, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा। यानी कि ये आपको 19 रियासतें ध्यान रखनी ही है। ठीक है, इधर का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर के इधर लिखा दूंगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब बात करते हैं इधर कुशलगढ़, क्योंकि इन ठिकानों की बात कर लेते हैं। कुशलगढ़, इनके शासक का नाम क्या था? इनके शासक क्या नाम था? हरेंद्र सिंह। शासक बोलो या ठिकानेदार बोलो, एक ही बात है। कुशलगढ़ जो ठिकाना था उसके शासक कौन है? हरेंद्र सिंह ठिकानेदार। ठीक है, लावा की ओर बात करें तो यहाँ के हैं प्रदीप सिंह। लावा की कौन है? प्रदीप सिंह। कौन है? प्रदीप सिंह। और निमराना के कौन है शासक? राजेंद्र सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुशलगढ़, लावा, निमराना। कुशलगढ़ के ठिकानेदार हरेंद्र सिंह, लावा के ठिकानेदार प्रदीप सिंह, निमराना के ठिकानेदार या शासक राजेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी के? सभी को समझ में आ रहा है? और बात करें, राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? जल्दी से बताइए मुझे, कौन सा था वही केंद्र शासित प्रदेश? पहले से 1857 से आपको पता होगा बिल्कुल। ठीक है, क्या कहलाएगी केंद्र शासित प्रदेश? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? अजमेर। और इसी को क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, याद रखना। 19 ठिकाने, एक क्या हो गया? 19 ठिकाने, और सॉरी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, और एक क्या हो गया? 19, एक क्या हो गया? देसी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। कितने हुए? 19 के प्लस 3 और प्लस 1, कितने हो गए टोटल? 19, 20, 21, 22, और ये टोटल कितने हो गए? 23। ठीक है, 23 चीजें हो गई यहाँ पर। देश रियासत 19 ठिकाने 3 और एक केंद्र शासित प्रदेश। चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दें? अब आगे कुछ चीजें और लिखा देते हैं रियासतों के बारे में। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, जहां से एग्जाम में पहले क्वेश्चन आते थे, अभी आ जाए तो बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये तो समझ में आया सभी को? आप यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लाइक क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, तो बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। याद है सभी को? भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और बात करें भारत की सबसे छोटी, भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? एमपी में थी। नाम बताइए मुझे एमपी का, नाम बताइए एमपी का। ठीक है, क्या वहां
एमपी का नाम बताइए, कौन सी थी एमपी में? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नहीं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, कहां पर थी ये? एमपी में। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान। ये भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, भारत की सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ा, एमपी। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, पहले लिख देता हूं फिर उसके बाद बता देंगे आंसर। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, जल्दी से नाम लिखते चलो, आप लिखते चलो जल्दी से जल्दी। इसके बाद बात करें भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे छोटी, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे छोटी, और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की जनसंख्या से, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। जल्दी से बताइए मुझे आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपके। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ा। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मारवाड़। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की सबसे छोटी, वही भीलवाड़ा, शाहपुरा। शाहपुरा, भीलवाड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन, वही जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है, मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीन, वही जो आपको पता है, सभी को, सभी का आंसर राइट होगा, झालावाड़। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। अगर वो जनसंख्या को लेकर सबसे बड़ी रियासत पूछता है तो आंसर क्या आना चाहिए? जयपुर। ऐसे सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी जयपुर। ठीक है, ये सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी रियासत एमपी में पड़ती है भीलवाड़ा। ठीक है, तो सभी को याद हुआ, लगभग हो गया मैटर। ठीक है, अब इसके बाद ये हुआ कुछ एकीकरण के, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए आपको, इंपॉर्टेंट लाइन बताई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपको, जहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप यहां से बिल्कुल तैयार होके चले। अब कल की क्लास में अपन बिल्कुल, मैं आपको सारे साथ के साथ एकीकरण लिखा दूंगा। अब समझाने का कुछ भी नहीं रहा। एक क्लास इंपॉर्टेंट ये लगवा देंगे कि कुछ रियासत जब बन रही थी, यानी कि जब एकीकरण बन रहा था तो कुछ विरोध हुआ था, यानी कि कुछ जो राजा महाराजा थे उनमें मतभेद ना हो जाए, या राजा महाराजा अपना अधिकार नहीं छीन जाए, इसीलिए कुछ कारण हो गए थे। तो वो कारण मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले अपन कल बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।